मैं डॉक्टर विकास राउटिया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम मध्यकालीन भारत के परिचय से अपनी बात को शुरू कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत, और खास करके क्योंकि मध्यकालीन भारत काल विभाजन की दृष्टि से करीब 1200 या 12वीं शताब्दी से लेकर के और 18वीं शताब्दी तक की मध्य का काल है। ये मिडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत लगभग 1200 से लेकर के और 18वीं शताब्दी का मध्य। इस पर्टिकुलर पीरियड में क्योंकि इस्लाम का भारत के इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण रोल रहा। ऐसा नहीं है कि भारतीय राजवंश या हिंदू राजवंश या अन्य राजवंश या अन्य संस्कृतियां नहीं रही, लेकिन क्योंकि इस्लाम यहाँ पर आया इसलिए परंपरागत जो इतिहास को लिखने और पढ़ने का व्यू है उसमें इस्लाम की भूमिका आ जाती है। जब हम ओवरऑल विभाजन की बात करते हैं मध्यकालीन भारत के, तो इसको हमने दो भागों में बांटा है। एक को हम सल्तनत काल कहते हैं, सल्तनत इंडिया, और दूसरे को मुगल काल कहते हैं। तो मुगल काल 1526 से लेकर के और 18वीं शताब्दी तक है, जबकि ये 1200 से लेकर के और 1526 तक है। ये दो भाग इसके मुख्य आते हैं। एक बात सल्तनत काल को जब हम लेते हैं तो उसमें ये आती है कि सल्तनत काल की जो पृष्ठभूमि है वो लगभग 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में है, जिसे हम 8वीं से 12वीं, जिसे हम पूर्व मध्यकाल या प्री मिडिवल पीरियड या कुछ लोग उसको राजपूत पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इसी पीरियड में राजपूतों का उदय हुआ। अब इसका रूपांतरण इस पर्टिकुलर पीरियड में एक बात होती है कि यहीं पर टर्क्स का, मुस्लिम्स का भारत में आगमन या आक्रमण होता है। सबसे पहले अरब आए जो कि सिंध में आए, उसके बाद मध्य एशिया के टर्क्स आए जो कि उत्तर भारत में आए, दिल्ली आगरा में, जिन्होंने अपनी को एस्टैब्लिश किया। और ये काल वो काल है जब भारतीय राजवंशों का, भारत के हिंदू राजवंश या भारतीय राजवंशों का इन मुस्लिम राजवंशों के साथ, इन आक्रांताओं के साथ अंतःक्रिया हुई। सिंध में अरबी मुस्लिम शासन की स्थापना हुई, और उत्तर भारत में जब हम बात करते हैं 1200 के बाद, तो वहां पर भी एक टर्किश रूल, जिसे मुस्लिम शासन कह देते हैं, उसकी स्थापना हुई। एक्चुअली ये जो मुस्लिम काल कहने का तरीका है, कई लोगों ने कह दिया कि ये मुस्लिम काल था। दरअसल ये अवैज्ञानिक तरीका है। जेम्स मिल ने एक किताब लिखी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उस किताब में उन्होंने इसको मुस्लिम काल कह दिया। प्राचीन काल को उन्होंने हिंदू काल कह दिया, और मध्य काल को मुस्लिम काल कह दिया, आधुनिक काल को उन्होंने ब्रिटिश काल कह दिया। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, ये वैज्ञानिक नहीं है। धर्म के आधार पर कोई विभाजन नहीं हो सकता। अपितु हमें इसका वैज्ञानिक आधार देखना पड़ेगा। अगर इसको मुस्लिम इंडिया कहेंगे, जैसा कि जेम्स मिल ने बोला, और एक किताब और आती है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस। इस किताब को विदेशी इतिहासकारों ने और भारतीय बहुत से इतिहासकारों ने इसको आधार बनाया, और इस पूरे काल को मुस्लिम काल कह दिया गया, मोमडन पीरियड। लेकिन ये नामकरण ठीक नहीं है, इसलिए आजकल इसको पूरे को मध्यकाल कहते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इस्लाम इस वक्त भारतीय संस्कृति में, भारतीय इतिहास में, भारत में एक तरह से डोमिनेंट रूप में आया। इस कारण से इस्लाम का रोल तो है, लेकिन इस्लाम ही इस्लाम रहा हो, मुसलमान ही रहे हो, ऐसा नहीं है। तो ये दो भाग हमारे पास सामने आते हैं, और इन दोनों भागों में जब हम सल्तनत काल की बात करते हैं, सल्तनत एक नई तरह की शब्दावली है। दरअसल जो राज्य, जो भौगोलिक क्षेत्र शासित होता था, उसे मुस्लिम शासक जब शासन करता था वहां, तो उस शासक को सुल्तान कहा जाता था, और उस मुस्लिम राज्य क्षेत्र को कहा जाता था सल्तनत। इसी आधार पर दिल्ली में जिन मुसलमानों ने शासन किया, यानी टर्किश ने शासन किया, अफगान ने शासन किया, उसे हमने सल्तनत कह दिया। इस तरह की बहुत सी सल्तनत थी। मदुराई में सल्तनत थी, बहमनी में सल्तनत थी, और उत्तर भारत में दिल्ली में सल्तनत थी। तो एक भाग यह आया। इसी पर्टिकुलर काल में 15वीं-16वीं शताब्दी में अनेक भारतीय राजवंश भी आए, जिसमें चाहे हम मेवाड़ की बात करें, विजयनगर की बात करें, बहमनी की बात करें, कश्मीर है, बंगाल है, जौनपुर है, ये सारे प्रांतीय राजवंश रहे। तो इसके हमने 2-3 भाग इसके भी कर दिए। ये दिल्ली सल्तनत हुआ, और ये प्रांतीय राजवंश हुए। अब यहाँ पर हम जब रुख देखते हैं कि ये सल्तनत काल और ये मुगल काल, इसी मुगल काल के भी हम दो भाग कर सकते हैं। एक तो मुगलों का भाग है, और दूसरा भारतीयों का भाग है, भारतीय राजवंश। जैसे हम मराठों की बात करते हैं, जैसे हम राजपूतों की बात करते हैं, ये भारतीय राजवंश है। मराठा इतिहास इस पूरे मध्यकाल का एक पृथक और महत्वपूर्ण अध्याय है।
तो इस सबको मिला करके मध्यकाल की संकल्पना राजनीतिक रूप से दी जाती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्राचीन काल का मध्यकाल में रूपांतरण 8वीं से 12वीं शताब्दी में अर्थात पूर्व मध्यकाल में हुआ है। इसी प्रक्रिया में हम दो भाग मध्यकाल के कर सकते हैं, एक को सल्तनत काल और दूसरे को मुगल काल। ये आप भारत का मानचित्र देख सकते हैं, ये भारत का ज्योग्राफिकल एक नेट जिसको हम प्राकृतिक मैप बोलते हैं वो इस तरह से है। ये भारत है, भारतीय उपमहाद्वीप है। इस भारतीय उपमहाद्वीप में आप देख सकते हैं कि ये जो आज का पाकिस्तान वाला भाग है, इधर क्योंकि हिमालय है तो जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, जितने भी इन्वेजन्स हो रहे हैं, जो भी भारत के अंदर प्रवेश कर रहे हैं वो पश्चिमोत्तर भाग की तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि जो भारत में मुसलमान आए वो इस एरिया के थे, मध्य एशिया की तरफ के थे, टर्क्स थे और ये इधर से सीधे लाहौर होते हुए दिल्ली आए। इन लोगों ने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की और कभी कई जगह इनको इलबारी तुर्क बोला गया, बाद में इनमें कुछ अफगान आए, तो इसलिए इस काल को हम तुर्क अफगान शासन भी कहते हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप का सिंध का एरिया है, आज पाकिस्तान में है मुख्य रूप से। इस सिंध में अरबी मुसलमान आए, मोहम्मद बिन कासिम जो कि खलीफा का एक सेनापति मान लीजिए, सेनापति था। उन लोगों ने जब पूरे इधर दुनिया में इधर उधर उन्होंने अभियान किए, तो उस अभियान के अंतर्गत सिंध में भी उनका एक अभियान हुआ और यहाँ पर उनकी सत्ता स्थापित हुई। लेकिन ये राजस्थान से आगे या कश्मीर की तरफ कहीं नहीं बढ़ सकी। इवन राजस्थान में भी जो प्रतिहार थे उन्होंने इनको रोक लिया। यहाँ से पहली बार इस्लामी संस्कृति का भारत में प्रवेश हुआ। दरअसल सच ये है कि भारत में इस्लाम के प्रवेश करने की जब हम प्रक्रिया को देखते हैं तो वो तीन रूपों में आती है। एक तो अरबी मुसलमानों के रूप में जो कि सिंध में आई, दूसरी टर्किश के रूप में जो कि मध्य एशिया से आए, और तीसरी जो प्रक्रिया है वो सूफियों से आती है। तो इस तरह से ये भारत की तस्वीर हम देखते हैं और इसमें धीरे धीरे दिल्ली में जो सत्ता स्थापित हुई, दिल्ली में जिन टर्किश सुल्तानों की सत्ता स्थापित हुई, उन्होंने धीरे धीरे भारत के एक बड़े भाग में अपना प्रभाव स्थापित किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया हो। हालांकि मोहम्मद तुगलक के समय में भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़ा भाग दिल्ली सल्तनत में मिल चुका था, लेकिन ये सदैव इस्लामिक कल्चर के अंतर्गत रहा हो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारत कभी भी, जिसको हिंदुस्तान कहा करते थे, जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि भारत में कभी भी दारुल इस्लाम नहीं बना, ये दारुल हर्ब ही बना रहा, यानी इस्लाम का देश ये कभी नहीं बन सका। ये उस जमाने में किस तरह से इंडियन सिनेरियो था। भारत में मुख्य रूप से राजपूत कल्चर था, राजपूत राजवंश हुआ करते थे। पश्चिम जगत में खलीफा हुआ करते थे, अब्बासी खलीफा थे या उसके बाद के खलीफा थे, और एशियन सिनेरियो में मंगोलों का उभरना हमको साथ साथ में दिखाई देता है। इस प्रकार से ये भारत और उसके आसपास की हम राजनीतिक सांस्कृतिक परिवेश को देख सकते हैं। ये आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये भारत की तस्वीर है, भारत का मैप है। ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में तो ये गुजर प्रतिहार है जिनका कि संघर्ष होता है मुस्लिम्स के साथ। ये पाल है, पाल मुख्य रूप से बंगाल में है, और ये राजपूत जो है ये दक्कन एरिया में है। ये मैप में आप देख सकते हैं। और इन तीनों के बीच में जो संघर्ष होता था इसे हम त्रिपक्षीय ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। ये भारत की तस्वीर है उस समय। ये मूल रूप से क्योंकि राजपूताना शब्द राजस्थान के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन राजपूत राजवंश बहुत जगहों पर थे, पूरे उत्तराखंड और कश्मीर से लेकर के गुजरात तक, मध्य भारत तक और बंगाल तक राजपूत हमको कई जगह दिखाई देते हैं। ये वो तस्वीर है जिसको आप ध्यान से देखें, क्योंकि सदैव ज्योग्राफी इतिहास को प्रभावित करती है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का एरिया है, हिंदू कुश का एरिया है, जहां से काबुल, कंधार, गजनी, ये कंधार है, ये काबुल है और ये हेरात है। ये वो इंडिया में घुसने के रास्ते थे जहां से विदेशी आक्रांता सिकंदर के जमाने से लेकर के और अफगानों तक ये लोग, या मुगलों तक मान लीजिए, ये लोग भारत में प्रवेश करते थे। कभी घोड़ों के व्यापारी में आए, कभी सामान्य व्यापारी के रूप में आए, कभी आप अपने घुड़सवारों के दल को लेकर आए, और यहाँ से ये भारत में प्रवेश करते हुए हमको दिखाई देते हैं। सेकेंडली एक बात और आती है कि जब हम इस्लाम की बात करते हैं जो कि भारत में आता है, इस्लाम का उदय सऊदी अरेबिया में हुआ था। ये मक्का और मदीना दो महत्वपूर्ण शहर, मध्यकालीन शहर हुआ करते थे। और यहाँ की एक खास बात यह है कि ये जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, लेबनान है, वेस्ट बैंक है, गाजा स्ट्रिप है, जॉर्डन है, जिसको हम फिलिस्तीन वाला पार्ट बोलते हैं, यहीं पर इस इलाके में दुनिया में 3 धर्मों का उदय हुआ। सबसे पहले ज्यूस, फिर क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत,
और तीसरे नंबर पर इस्लाम। तो इस इस्लाम का उदय यहाँ से हुआ और धीरे धीरे इस्लाम ने अपना प्रभाव बहुत बड़े क्षेत्र में फैलाया और धीरे धीरे इसी फैलाव की प्रक्रिया में ये भारत की तरफ आया। यहाँ पे हम इन कैलिफ्स को देख सकते हैं, खलीफाओं को देख सकते हैं, प्रॉफिट बोल दीजिए, चाहे एडम से लेके, नोहा से लेके, अब्राहम से लेके, इसहाक से लेकर के और लास्ट मोहम्मद तक, इनका उल्लेख ज्यूज में भी मिलता है, इनका उल्लेख इस्लाम में भी मिलता है, इनका उल्लेख क्रिश्चियनिटी में भी मिलता है, जो कि इसलिए इस पूरे पर्टिकुलर एरिया को हम धर्म स्थली कहते हैं, क्योंकि ये 3 धर्मों का केंद्र रहा। ये प्रॉफिट मोहम्मद हैं, जिनको कि इस्लाम का मुख्य संस्थापक या यूँ कहें कि ये पैगंबर हैं, ये रसूल मियाँ हैं, ये इस्लाम के एक तरह के पैगंबर। कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, तो ये मोहम्मद रसूल अल्लाह है। ये इस्लाम की मुख्य अहले किताब है, यानी कि पवित्र पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है। और कुरान शब्द कायरान शब्द से बना हुआ है, करियान, ये शब्द है करियान। इस करियान से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब होता है स्मरण करना, कंठस्थ करना चीज़ों को। तो कुरान एक तरह से अल्लाह की बातों को एक तरह से कंठस्थ करने का एक ग्रंथ है। ये हिजरा है, हिजरी संवत। ये मक्का से मदीना की ओर जब 622 में मोहम्मद साहब धार्मिक पलायन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो इसको हिजरा कहा जाता है। ये खूब एग्जाम से पूछा जाता है और इसे यहीं से हिजरी संवत का प्रारंभ माना जाता है। ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, यानी कि इस्लाम के 5 मूलभूत सिद्धांत। इन 5 मूलभूत सिद्धांतों को आप देख सकते हैं, जिसमें हम हज की बात भी करते हैं, प्रेयर की बात करते हैं, फास्टिंग की बात करते हैं, आप सबने सुना है कि हम रोजा की बात करते हैं। ये सब बातें इसमें आती हैं। अलग अलग प्रकार की नमाज भी इसके अंतर्गत होती हैं। सलाह जिसको बोला जाता है, जैसे फज्र की नमाज है, जोहर की नमाज है, असर की नमाज है, मगरिब की नमाज है, ईशा की नमाज है। ईद की अलग अलग नमाजें होती हैं और कुछ अन्य नमाजें भी होती हैं। 5 प्रकार की जो कहना चाहिए कि नमाज अदा की जाती है और अन्य प्रकार से भी होती है। जका एक प्रकार का दान होता है और हज एक प्रकार की तीर्थ यात्रा होती है, द पिलग्रिमेजेस टू मक्का। मोहम्मद साहब के बाद कुछ समय के बाद ये अबू बकर और अली के बीच में एक सत्ता को लेकर के संघर्ष हुआ। यही बैकग्राउंड है जहाँ से शिया सुन्नी का कंसेप्ट प्रारंभ होता है। माना गया कि जो शिया हैं वो मानते थे कि मोहम्मद साहब और उनके परिवार से खलीफा बनना चाहिए, जबकि जो सुन्नी है उनका मानना था कि इलेक्टेड सिस्टम होना चाहिए, इस्लाम के मूल सिद्धांतों के आधार पर यह सब होना चाहिए। आज का मैप है ये। आज अफ्रीका का एक बड़ा भाग, केवल ये ईरान और इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि ये शिया है। लगभग 10-11% आज शिया इस पूरी दुनिया में है इस्लामिक पॉपुलेशन का, बाकी ज़्यादातर लोग सुन्नी हैं। ये अब्बासी खलीफा हैं। इन अब्बासी खलीफाओं ने ही इस्लामिक राज्य और राज्य की संकल्पना को महत्वपूर्ण रोल दिया, महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। अब इसके बाद इस्लाम का प्रसार इस रूप में हुआ। 711 में स्पेन तक पहुंच गया, इधर 711 में हमारे यहाँ पे सिंध तक आ गया। तो सिंध तक आया, इधर स्पेन तक आया, इधर आप इनका प्रसार पूरा का पूरा देख रहे हैं। 622 से लेकर के 732 तक ये लोग कहाँ कहाँ तक इस्लाम फैल गया। अब भारत आने वालों की प्रक्रिया में एक नाम मैं पहले ले चुका हूँ, मोहम्मद बिन कासिम। उसके अलावा 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि टर्क्स थे। एक तो का नाम हम महमूद गजनवी कहते हैं। गजनवी के आक्रमण पूरे 1000 से लेकर के 1025-26 तक चलते रहे। और इसके अलावा मोहम्मद गोरी है। ये गोर के रहने वाले थे इसलिए गोरी कहलाए, ये गजना के रहने वाले थे इसलिए गजनी कहलाए। तो महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद ऑफ गोर। तो मोहम्मद गोरी हो गया, वो मोहम्मद गजनी नहीं हो गया। ये वो 2 व्यक्तित्व हैं या तुर्की आक्रांता हैं जिन्होंने भारत में, हिंदुस्तान में, उत्तर भारत में सल्तनत के राज्य की स्थापना की नींव रखी। क्योंकि ऐबक है चाहे इल्तुतमिश है, ये दोनों के दोनों डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोहम्मद गोरी से ही जुड़े हुए थे। इसीलिए ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय एक सीमा तक हम मोहम्मद गोरी को देते हैं। मोहम्मद गोरी का एक दास था जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक बोलते हैं। ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है। ये पहला शासक है, सिपहसालार है, रूलर है, लेकिन सुल्तान नहीं था।
सुल्तान पहला बनता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को पहला सुल्तान माना जाता है क्योंकि इल्तुतमिश को ही सबसे पहले एक तरह से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ जिसको खिल्लत कहा जाता था। ये खलीफा से लेना होता था और ये खिल्लत हो गई। ये वो शासक हैं, आप देख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन है, इल्तुतमिश है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, रजिया सुल्तान है, बैराम शाह है, गयासुद्दीन बलबन है और ये कैकुबाद है। ये गुलाम वंश के हैं, ममलूक वंश को बोला जाता है। यहाँ टोटल 5 राजवंश हुए हैं दिल्ली सल्तनत में, जिनको सबसे पहले ममलूक राजवंश बोला, उसके बाद हम खिलजी पे आते हैं, फिर तुगलक पे आते हैं, फिर सैयद और फिर लोधी। ये 5 राजवंश हैं जो दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए हैं। ये बहुत सारी अपने साथ नई नई चीज़ें लेकर आए थे। आर्मी का सेटअप नया लेकर आए, कुछ कल्चरल इनोवेशंस अपने साथ लेकर आए। इस तरह से इन्होंने अपना सेटअप किया। ये आप देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का ढांचा ऐसा रहा। ये जब इल्तुतमिश की डेथ हुई उस समय तक दिल्ली सल्तनत का प्रसार और प्रभाव क्षेत्र यहाँ तक हो गया था। हालांकि ये जो आप प्रभाव क्षेत्र देख रहे हैं ये डायरेक्ट नहीं है, कई जगह ये इनडायरेक्ट भी है, लेकिन इन्होंने अपना प्रभाव इन क्षेत्रों में बना लिया था। ये आप बात का काल देख सकते हैं 1236 से 1526 के बीच में, और ये प्रभाव और प्रसार होता चला गया और दिल्ली सल्तनत मध्यकाल के एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में स्थापित होता है। ये आपके सामने एक मैप बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत का अधिकांश भाग, पश्चिमोत्तर भारत, ये सब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। एक बात और आती है, एक करंट है, ये मंगोल करंट बोलते हैं इसको। ये मंगोलों का साम्राज्य इस काल में पूरे चीन और इसके आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था और दिल्ली सल्तनत ये है। तो यहाँ पर मंगोलों के आक्रमण की पूरी प्रक्रिया हमको दिखाई देती है। इल्तुतमिश से लेकर के और अलाउद्दीन खिलजी तक लगातार मंगोलों के आक्रमण हुए और यहाँ तक कि हम तैमूर का आक्रमण भी इसके अंतर्गत देखते हैं। और ये मंगोल आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्र मंगोलों के पास है। ये सबसे ज्यादा ताकतवर भी थे। इन्होंने भारत ही नहीं, इन सारे मध्य एशिया के और पश्चिम एशिया के साम्राज्यों को ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार से हम जब पाते हैं, ये आप मैप पे देख सकते हैं किस तरह से इनका मूवमेंट हो रहा है मंगोलों का, और ये मंगोल किस तरह से यूरेशिया के एक बड़े भाग को प्रभावित करते हैं। तो इस कारण से भारत में भी जो सैन्य प्रकृति है, सैन्य स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन आता है। तो मंगोलों के आक्रमण पे पूरा एक अलग प्रश्न बनता है। इल्तुतमिश है, मोहम्मद तुगलक है, फिरोज तुगलक है, इन सब पे अलग अलग प्रश्न बनते हैं, ये यूनिवर्सिटी सिस्टम में आते हैं। इस प्रकार से ये सल्तनत काल वाला पार्ट समाप्त होता है और हम लोग एक पार्ट, हमने जो पहला पार्ट लिया है उस पर हमने सल्तनत काल को लिया। अब दूसरे पार्ट में हम पार्ट 2 में मुगल काल को लेंगे।